यहाँ पे शहबाज शरीफ की वो ट्वीट पढ़ना चाहूंगा जो जी। जो जो कॉन्टेक्स्ट में सारी इस पूरे विषय को शायद बेहतर एक कॉन्टेक्स्ट दे। तो शहबाज शरीफ कहते हैं, एवरी ईयर द 27th of October marks the darkest day of his in the history of Kashmir. It was on this day हम्म। 78 years ago that the Indian occupation forces landed in Srinagar and annexed it, a tragic chapter in human history that continues to this day. पर आप बारामूला के बारे में कुछ और बता रहे थे जो कि डार्केस्ट डे। I think सो प्लीज कैरी ऑन विद on बारामूला। from Shehbaz Sharif point of view, 27th October would probably be the darkest day एंड व्हाट अबाउट because कश्मीर? that was the, no, no. Well, from his point of view, जी Pakistani point of view, 27th October might be the darkest day because उस दिन उनके जो नेफेरियस डिजाइन्स थे जी वो उस दिन फेल हुए। जी कश्मीरियों के लिए ये डार्केस्ट डे नहीं है, कश्मीरियों के लिए डार्केस्ट डे 22 अक्टूबर है। और खासकर 26 अक्टूबर है, 26 अक्टूबर की रात है, क्योंकि जब ये बारामूला पहुंचे हम्म तो वहां पर विच वॉज द फर्स्ट मतलब ये उड़ी भी, मुजफ्फराबाद, उड़ी, फिर बारामूला, नॉर्थ से ये आए। आप ये देखें कि बारामूला वाज द फर्स्ट वाइब्रेंट टाउन इन 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 कश्मीर। तो हम्म यहाँ पर इन्होंने लूट मार स्टार्ट की। वो मतलब इट्स 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 लॉन्ग हिस्ट्री। जो फादर शैंक्स थे, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज के बारामूला में प्रिंसिपल, उन्होंने भी अपनी आई विटनेसेस अकाउंट इसमें दी हैं। इन्होंने यहाँ पर, इनकी लड़ाई होगी मेजर खुर्शीद अनवर के साथ। हम्म इन्होंने वहां पर बारामूला पहुंच के, विच इज जस्ट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर, इन्होंने वहां पर डिमांड किए 3 लाख रुपया, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने, एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस, हम्म मेजर जनरल जनरल अकबर खान राइट्स इट इन हिज बुक, कि इन्होंने डिमांड की कि हमें ये 3 लाख रुपया दो, हम्म ट्राइब्समैन ने। मेजर खुर्शीद अनवर ने ये कहा कि ये पैसे आपके लिए नहीं है, ये पैसे पूरे ऑपरेशन के लिए हैं, हम्म तो ये आपको देने का कोई वादा नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा फिर हम क्या करेंगे? हम्म तो मेजर खुर्शीद अनवर ने कहा भाई आप लूट मार करो, औरतों को अगवा करो, घर लूटो इनके, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आपकी है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो हमारी है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी आपकी है। तो अब जब इनके साथ वहां मेजर खुर्शीद अनवर ने ये मुआहिदा किया, और ये इस सेंस में थे कि हमें 3 लाख रुपया मिलेगा, और जब इनको कुछ नहीं मिला, तो जब इनको एक शहर मिल गया जिसमें दुकानें लूटना, घर लूटना, औरतों को अगवा करना, रेप करना, कत्ल करना, मारना, ये इन्होंने स्टार्ट किया 3 दिन। हम्म और whether we like it or not, historians, all historians agree that अगर इन्होंने ये 3 दिन बारामूला में ना रहे होते तो जी ये श्रीनगर बड़ी आसानी से इन्होंने हम्म श्रीनगर कवर कर लिया होता। और इवन देन 3 दिन बारामूला में रहने के बाद भी ये 27 अक्टूबर की सुबह को ये पहुंच गए थे, मतलब द बैटल ऑफ शालटेंग विच इज जस्ट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर, वहां तक आप ये देखें ये पहुंच गए थे। अब जहां शेख अब्दुल्ला की आपने बात की, शेख अब्दुल्ला साहब ने, मतलब इन्होंने 14,000 आबादी थी बारामूला की, 11,000 लोग इन्होंने मार दिए। और मोरा पावर स्टेशन जो था विच प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी टू श्रीनगर, वो भी इन्होंने वहां पर डिस्ट्रॉय किया। हम्म शेख अब्दुल्ला साहब फरवरी 48 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम्म स्पीच देते हैं, और उसमें ये कहते हैं, द रेडर्स केम टू आवर लैंड, मैसेकर्ड थाउजेंड ऑफ पीपल, mostly Hindus and Sikhs, but Muslims too, abducted thousands of girls, Hindu, Sikhs, and Muslims alike, looted our property, and almost reached the gate of our summer capital, Srinagar. And the estimated total number of people killed during the whole invasion is around 40,000. This is मतलब इंटरनेशनल फिगर्स। जी अब जब 27 अक्टूबर की बात आती है, देखें, जब इन्होंने, जो महाराजा थे, जी जिस तरीके से उड़ी और बारामूला गिरने लगे, तो 26 अक्टूबर को, 47 को, जब महाराजा ने ये देखा कि द फॉल ऑफ श्रीनगर लुक्स इमिनेंट,
तो महाराजा ने इंडिया को अपील की, एंड I'll read out from his letter dated the 27th of October, 26th of October, और इसमें बहुत सी चीजें वाजिया हो जाती हैं. सो व्हाट ही सेज इज, विद द कंडीशंस ऑब्टेनिंग एट प्रेजेंट इन माय स्टेट एंड टू ग्रेट इमरजेंसी ऑफ द सिचुएशन एज इट एग्जिस्ट्स, I have no option but to ask for help from the Indian Dominion. Naturally, they cannot send the help asked for by me without my state acceding to the Dominion of India. I have accordingly decided to do so, and I attach the instrument of accession for acceptance by your government. The other alternative, and this is the important part, the other alternative is to leave my state and people to diabolical killers and beasts. On this basis, no civilized government can exist or be maintained. The alternative I will never allow to happen as long as I am ruler of the state and I have life to defend my country. So, what do we get from this letter? From this letter, what we get is one, the Maharaja had two options. Either he leaves his state and his people इन जानवरों और इन कातिलों के हाथ में छोड़ दे, एंड दे रन एवरीथिंग ओवर जी while they reach the gates of श्रीनगर, या महाराजा इंडिया से इल्हाक करे, एक्सेशन करे. जी अब महाराजा अपने लेटर में जब ये कह रहा है, आई हैव नो ऑप्शन बट टू आस्क फॉर हेल्प, सो ही सीक्स असिस्टेंस from the Indian Dominion. At the same time, Maharaja is also acknowledging that this help cannot come without the state acceding to India, जी because it would it would amount to an illegal invasion. देखिए, जी जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट है. जम्मू कश्मीर पे एक हमला हुआ, इंडिया किस किस बुनियाद पे, किस फाउंडेशन की बुनियाद पे मदद करने आएगा? आपके मोहल्ले में बांग्लादेश में लड़ाई होती है, मालदीव्स में होती है, आप हर जगह जाके मदद तो नहीं करते हैं ना. नहीं नहीं 71 की जो जंग थी उसका एक डिफरेंट लेना देना ये था, दैट वाज बिकॉज इंडिया वाज इन द मिडल ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान एंड देयर वाज अ रेफ्यूजी क्राइसिस इन इंडिया, जी एंड इंडियाज एयर स्पेस वाज बीइंग यूज्ड टू कंटिन्यू दैट वॉर. तो यहां पर दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान एंड जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू कश्मीर के महाराजा ने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे या तो अब सब मरेंगे और मेरा स्टेट जाएगा, या हिंदुस्तान मेरी मदद करेगा, और उसके लिए मुझे एक्सीड करना पड़ेगा. नाउ दी and the Maharaja acceded, and on the 27th of October, Indian forces landed under the command of Brigadier Sen, जिन्होंने शालटेंग की बैटल लड़ी, और 7 या 8 नवंबर की रात को उन्होंने श्रीनगर को डिफेंड किया ऑन द आउटस्कर्ट्स एट द बैटल ऑफ शालटेंग. और उसके बाद इन्होंने इन सबको पुश आउट किया, इंट्रूडर्स फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, where today the line of control exists. हम्म उस पे भी कुछ थ्योरीज है. देखें, हम्म वन थ्योरी इज शेख अब्दुल्ला सेड, विच अगेन आई हैव नॉट, उसका कोई सोर्स मेरे पास नहीं है. इसमें बहुत सी थ्योरीज भी चलती है, मिथ्स भी चलती है. वन थ्योरी इज के इन्होंने, शेख अब्दुल्ला ने ये कहा कि इसके आगे मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है. हम्म Nobody knows. It's true, Sheikh Abdullah had more influence on this side, but it's not absolutely true that Sheikh Abdullah had no influence on the other side. Sheikh Abdullah went to Muzaffarabad. He went to these areas during his popular leadership. So I don't think that is what it is. जी Then again, in hindsight, it's very easy to talk about great personalities like Nehru, Mahatma Gandhi, and others. देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उस वक़्त के फैसले, उस वक़्त की जो इंफॉर्मेशन थी, उस वक़्त के जो एनालिसिस थे, उसी के हिसाब से हुए. नेहरू साहब के बारे में मेरा ये ख्याल है कि नेहरू साहब अगर सियासतदान ना होते तो अदब की दुनिया के बहुत बड़े नाम होते. इट्स नॉट ईजी टू राइट अ बुक ऑफ 1500 पेजेस विद अ पेंसिल एंड पेपर इन जेल. सो इंटेलेक्चुअली नेहरू was a great person. अब आई थिंक नेहरू साहब से एक गलती हुई कि नेहरू साहब ने मिसजज किया द द इंटरेस्ट ऑफ द वेस्ट.
इन पाकिस्तान। एंड आई थिंक नेहरू साहब ने ये सोचा कि हम नए मुल्क हैं दोनों, और नेशन स्टेट, हम दोनों नए नेशन स्टेट्स हैं, हम डेमोक्रेसी पे बने हैं, ये रिलीजियस बेसिस पे बने हैं। ये चीज दुनिया के पास ले जाके द वर्ल्ड विल कॉल आउट पाकिस्तान एज एन अग्रेसर, and we would be accepted into this modern new world as a responsible democracy. बट नेहरू साहब से मिस जज ये हो गया कि वेस्ट के इंटरेस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रेट गेम इन हम्म। दिस एरिया गिलगित बल्तिस्तान में, ब्रिटिशर्स की, वेस्ट की, कम्युनिज्म की, सोवियत यूनियन की, विच टुडे यू नो द प्लेयर्स थोड़े बहुत रिप्लेस हो गए, नाउ चाइना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। तो ग्रेट गेम के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान, ब्रिटिशर्स ने पाकिस्तान की बुनियाद ही इसीलिए रखी थी कि वो पाकिस्तान इस एरिया में वेस्ट और ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट को डिफेंड करेगा। ग्रेट और गेम को आप आगे बढ़ाइएगा, मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा एक छोटा सा, आप जिससे कि आप एक्सपैंड कर सकते हैं। गिलगिट, गिलगिट की हाँ, लीज, लीज अराउंड दैट टाइम वहां पे शायद समाप्त हो चुकी थी गिलगिट की लीज, और या वो वापस रिवर्ट कर गया था महाराजा हरि गि- सिंह के पास। फिर हाँ, वहां एक गिलगित, जी गिलगित लीज पे दिया गया था जी ब्रिटिशर्स को, जी वो वापस आ चुका और था वो वापस आ चुका था महाराजा की रूलरशिप के अंडर। उसी दौरान। और उसी समय ब्रिटिश फोर्सेस वहां पे एक सॉफ्ट कू करती हैं, या सॉफ्ट कू नहीं कहना चाहिए, आई एम नॉट यूजिंग द राइट वर्ड, मिलिट्री कू करती है वहां पे। हाँ, सो मेजर ब्राउन थे वहां पर, जी, जो इसको पूरा कर्नल ग्रेट गेम से। हाँ, दैट इज रिलेटेड टू दिस ग्रेट गेम जी ना। मेजर जी ब्राउन जो गिलगित स्काउट्स थे, गिलगित स्काउट्स के साथ वहां पर एक थे कर्नल खान। कर्नल खान के साथ, अच्छा मजे की बात ये बताऊं कि इवन दोज पीपल, कर्नल खान के बेटे थे वजाहत खान। ठीक, हम्म। कर्नल वजाहत खान को पे 80s एंड पे उन पे हमले हुए, जानलेवा हमले हुए, और एंड पे वो उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम लिया वियना में। ओके। और 2-3 साल पहले वो वियना से वापस चले गए गिलगित, और मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में 6 महीने के अंदर अंदर वो मर गए गिलगित में। तो पाकिस्तान के जो हीरोज भी हैं उनके साथ भी कोई खास इनका रवैया अच्छा नहीं। बट बेसिक लाइन ये थी कि कर्नल वजाहत विद द गिलगित स्काउट्स अंडर द कमांड ऑफ मेजर ब्राउन एक अपराइजिंग करते अगेंस्ट द महाराजा, और वहां पर ये अपनी जो एक मतलब एक मेजर ब्राउन के साथ एक मुहिम चलाते हैं इसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए। बिकॉज अगर आप देखेंगे ना गिलगित बल्तिस्तान को, देर इज अ वेरी स्मॉल दिस वाखान कॉरिडोर, ट्रू। a very small thin हम्म line, and after that it's Central Asia, it's Soviet Union, it's मतलब it's the route toward the rest of the world. तो हम्म। गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है, आई वुड से इफ यू लुक एट द जम्मू एंड कश्मीर मैप, एंड इट्स अ ट्रेजेडी कि हमारे हिंदुस्तान में इवन हमारे पॉलिसी मेकर्स को गिलगित बल्तिस्तान का आज से 10-15 साल तक पता भी नहीं था कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वो बस ये श्रीनगर और डाउनटाउन में ही लगे हुए थे। बट जे एंड के ज्योग्राफी में गिलगित बल्तिस्तान इज द वन एंड ओनली मोस्ट स्ट्रेटेजिक एरिया। और पाकिस्तान ने इसीलिए इसको 1949 में पीओके से अलग कर दिया था, और इसको आहिस्ता आहिस्ता इंटीग्रेट किया पाकिस्तान के अंदर। जबकि पीओके को उन्होंने ऑस्टेंसिबली लीगल तौर पे अभी इंटीग्रेट नहीं किया है। वो एक हम्म। एक एक, एक क्वाजी मतलब जुरिस्डिक्शन में पड़ता है। बट गिलगित बल्तिस्तान इज ऑलमोस्ट एज अ फिफ्थ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। और दैट इज समथिंग विच द चाइनीज ऑल्सो रिकग्नाइज्ड। हम्म। चाइनीज ने जो सी पैक बनाई है, वो उसका वो शिनजंग मिलता ही गिलगित बल्तिस्तान जी। से है, तो वो गिलगित बल्तिस्तान के थ्रू ही जाएगा। तो चाइनीज ने भी, ऑल्दो इट बीइंग अ कॉन्फ्लिक्ट, ऑल्दो इट बीइंग अ डिस्प्यूटेड एरिया फ्रॉम इंटरनेशनल व्यू पॉइंट, चाइना वाज न्यू इट्स सिग्निफिकेंस, और उन्होंने अभी तक वहां पर $100 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया है और अपने आप को एक स्टेक होल्डर बना दिया है। तो ये गिलगित बल्तिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ऑल्सो, बिकॉज गिलगित बल्तिस्तान की जो पावर पोटेंशियल है, हम्म। हाइड्रा पावर पोटेंशियल जो है, वो है 52,000 मेगावाट।
मतलब गिलगित बल्तिस्तान अलोन कैन लाइट अप द होल ऑफ साउथ एशिया विद इट्स पावर पोटेंशियल। गिलगित बल्तिस्तान के जो ग्लेशियर्स हैं, मतलब इससे इतना पावर पोटेंशियल क्रिएट हो सकता है। एंड देन अगेन इट इज अ नेचुरल डिफेंस हम्म। साउथ, ये सेंट्रल एशिया और मतलब आज का रूस बट उस वक्त का सोवियत यूनियन के बीच में।